नमस्कार मित्रों, हिंदी फ्लोरेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका कुसुमलता जोशी आज आपको बड़े भाई साहब कहानी की व्याख्या समझा रही हूँ। यह कहानी एनसीईआरटी हिंदी बी की पुस्तक स्पष्ट भाग 2 में संकलित है और कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए उपयोगी साबित होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बड़े भाई साहब कहानी प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इसमें दो भाइयों के आपसी संबंधों के ताने बाने को बड़ी ही मार्मिकता से रचा गया है। लेकिन कहानी की व्याख्या शुरू करने से पहले जो श्रोता हिंदी फ्लोरेट्स चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे हिंदी फ्लोरेट्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कहानी की व्याख्या शुरू करने से पहले हम लेखक का एक संक्षिप्त परिचय लेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था। उनकी माताजी का नाम आनंदी देवी और पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। 8 अक्टूबर 1936 को लंबी बीमारी के कारण प्रेमचंद का निधन हुआ। साहित्य सम्राट प्रेमचंद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था, जबकि उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले वे नवाब राय नाम से उर्दू में कहानी लेखन करते थे। इनके बहुचर्चित उपन्यास गबन, कर्मभूमि और गोदान उपन्यास त्रयी पर विश्व के किसी भी कृतिकार को गर्व हो सकता है। प्रेमचंद की कर्मभूमि अपनी क्रांतिकारी चेतना के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इनकी कहानियों में बड़े घर की बेटी, सौत, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, ईदगाह आदि प्रसिद्ध कहानियां हैं। आज हम बड़े भाई साहब कहानी की व्याख्या पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कहानी है, इसमें दो पात्र हैं, यानी दो इसमें कैरेक्टर हैं। एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है। तो ये कहानी आत्मकथ्यात्मक है, यानी अपनी मैं करके कही गई है, मैं करके कही गई है। कहानी का एक कैरेक्टर ही वह कहानी सुना रहा है। तो ये जरूरी नहीं कि ये कहानी प्रेमचंद जी की अपनी कहानी है। कई बार लेखक जो है अपनी कहानियों को इस तरह से कहते हैं कि वो उस अपनी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए उस कहानी का एक पात्र यानी एक कैरेक्टर ही बन जाते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने भी छोटे भाई के रूप में अपनी कहानी को नरेट किया है। तो एक बड़े भाई हैं जो कि 5 साल बड़े हैं और छोटा भाई उनसे 5 साल छोटा है, लेकिन कक्षा में वे 3 क्लासेस का यानी 3 ग्रेड्स का उनके बीच में अंतर है। तो हम पहले पढ़ेंगे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन उन केवल 3 दर्जे आगे, दर्जे का मतलब ग्रेड्स या क्लासेस है, तो 3 क्लास आगे है। तो 5 साल बड़े हैं तो कितने क्लासेस आगे होना चाहिए था? 5 साल, लेकिन अभी ये सिर्फ 3 क्लासेस आगे हैं। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी से काम लेना पसंद करते थे। तालीम का मतलब है एजुकेशन या शिक्षा। ये एक महत्वपूर्ण काम है, इम्पोर्टेंट काम है। तो ऐसे में भाई साहब जल्दीबाजी से काम नहीं, यानी वो कोई काम जल्दी जल्दी नहीं करना चाहते थे, आराम से करते थे। तो स्पेशली जब वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, और इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। बुनियाद का मतलब है फाउंडेशन, वो बहुत भवन बिल्डिंग। तो यहाँ पे भवन किसे कहा गया है? एजुकेशन रूपी बिल्डिंग की फाउंडेशन वो बहुत मजबूत डालना चाहते थे। अब जैसे हमारे लेखक ने कहा कि वो 5 साल बड़े होने पे भी 3 ही क्लासेस आगे हैं, तो वो एक तरह से व्यंग में या एक टॉन्टिंग में या एक सार्काज्म में इसको बोल रहा है। तो कह रहे हैं कि जो एजुकेशन रूपी बिल्डिंग है उसकी फाउंडेशन वो बहुत मजबूत डालना चाहते थे, ताकि उस पे एक आलीशान महल बन सके, यानी एक ग्रैंड पैलेस बन जाए। तो ये एक मजाक के रूप में या एक व्यंग या उपहास के रूप में उन्होंने ये कहानी सुनाई है। तो थोड़ा सा व्यंग्यात्मक उसमें टच है। तो आप देखेंगे 1 साल का काम 2 साल में, वो सीधे नहीं कह रहा है कि वो अपनी एक कक्षा में फेल हो जाते थे। 1 साल में एक बच्चा एक ग्रेड पास करके दूसरी क्लास में चले जाता है। तो लेखक जो है वो सीधे शब्दों में नहीं बोल रहे हैं कि भाई फेल हो जाते थे या उसी क्लास में रह जाते थे, बल्कि वो एक
उसे अच्छे शब्दों में बोल रहा है कि वो जो एक साल का काम यानी 1 साल में जितनी हमें पढ़ाई करनी चाहिए वो 2-2 साल में करते थे और कभी-कभी 3 साल भी लग जाते थे। तो बुनियाद ही पुख्ता ना हो, पुख्ता का मतलब बुनियाद का मतलब है फाउंडेशन और पुख्ता मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो मकान कैसे पायदार बने, तो यहाँ पर वो बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मकान कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, कैसे सुंदर बनेगा। तो मैं छोटा था, वह बड़े थे। तो ऑब्वियसली छोटा भाई है तो वो छोटा है और बड़े भाई बड़े हैं। मेरी उम्र 9 साल की थी, तो जब लेखक 9 साल के थे तो उनके बड़े भाई उनसे 5 साल बड़े हैं, तो 14 यानी 14 इयर्स ओल्ड थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था। तो लेखक खुद ही मानता है, देखिए 2 भाइयों के बीच में आदर और सम्मान का रिश्ता है उनके बीच में। तो आजकल के भाइयों जैसा नहीं है जिनमें बड़े भाई और छोटे भाई में ज़्यादा उनमें आदर की भावना नहीं है। पहले जो था वो बड़े भाई का एक अलग ही स्थान होता था परिवार में और पिता के बाद जो सबसे ज़्यादा चलती थी घर में, वो बड़े भाई की चलती थी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि 5 साल बड़े होने पे भी उन्हें डाँटने का, तंबीह का मतलब उनको डाँट-डपट करना, उनको कुछ सिखाना या समझाने का उनको अधिकार था। और निगरानी मतलब लुक आफ्टर करना, देख-रेख करना, उन पे कीपिंग एन आई ऑन हिम। तो एक उनको डाँट-डपट करने का यानी उनको जो स्कोल्डिंग करने का उनको अधिकार था बड़े भाई को और उनको देखभाल करना, उनकी केयर करने का पूरा मतलब टोटल और जन्मसिद्ध बाय बर्थ राइट था। अधिकार, राइट। तो लेखक खुद ही मानते हैं क्योंकि वो छोटा भाई है इसलिए बड़े भाई को पूरा राइट्स था कि वो उसे डांट सके और मेरी शालीनता इसमें थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। तो छोटा भाई मानता है कि उसकी शालीनता यानी उसकी हम्बलनेस इसमें है कि वो डिसेंसी, उसकी डिसेंसी इसमें है कि वो अपने बड़े भाई ने जो भी कहा है उसको कानून मान के एज अ लॉ जो है उसको फॉलो करे। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब ये इस वाले पैराग्राफ में वो अपने बड़े भाई के बारे में बता रहा है, उनके चरित्र के बारे में। तो मेरे बड़े भाई स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। ही वॉज वेरी स्टूडियस, अध्ययनशील मतलब स्टूडियस, हर दम किताब खोले बैठे रहते। जब देखो बड़े भाई ही ओपन्स हिज बुक एंड सिट्स देयर, तो हमेशा किताब खोल के बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा होता था। और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों आदि की तस्वीरें बनाया करते थे। तो वो सीधे नहीं कह रहा है कि वो पढ़ते नहीं थे, बल्कि वो कह रहा है कि जब व्हेन ही वांटेड सम रेस्ट, जस्ट टू कीप हिज give some rest to his brain, then he used to make drawings on his papers, notebooks and books, textbooks। तो जो हाशिया मतलब है मार्जिन, जो आपके टेक्स्ट बुक और नोटबुक के में मार्जिन बचा होता है यानी जो खाली स्पेस होता है, उसमें वो क्या करता था, कुत्तों के, चिड़ियों के, बिल्लियों के ड्राइंग करता था। और कभी कभी एक ही नाम या शब्द को 10-20 बार लिख देते थे। समटाइम्स सेम वर्ड जो है रिपीट कर रहा होता था सेंसलेसली। और कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, नकल करना मतलब कॉपी करना, यूज्ड टू कॉपी इट। तो एक शेर, शेर क्या होते हैं, जैसे आपने दोहे पढ़े होंगे, तो 2 लाइन की कविताएं, तो उर्दू के जो 2 लाइन की कविताएं होती हैं उन्हें हम शेर या शायरी कहते हैं। तो यहाँ पर शेर का मतलब एनिमल से नहीं है, यहाँ पर 2 लाइन की उर्दू की कविता। तो वो कह रहे हैं कि एक ही कविता 2 लाइन्स को वो बार-बार सुंदर-सुंदर अक्षरों में कॉपी कर रहे होते थे। तो सीधे शब्दों में वो यहाँ पे भी थोड़ा हमें मज़ाक या व्यंग दिखाई दे रहा है कि वो सीधे नहीं कह रहा है कि वो टाइम वेस्ट करते थे, बल्कि वो कह रहा है कि वो उन शब्दों को बार-बार लिखते थे, उनको कॉपी करते थे, ऐसा वो अपने दिमाग को आराम करने देने के लिए करते थे। कभी ऐसी शब्द रचना करते, मतलब कुछ ऐसे डायलॉग बनाते जिसका ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। सामंजस्य मतलब उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं मिलता, उनके बीच में कोई मीनिंग नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं मिलता। मसलन, मसलन का मतलब है फॉर एग्जाम्पल। एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी। एक इबारत का मतलब है लाइन। तो वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बार उसने एक लाइन देखी भाई के उसमें नोटबुक में, और वो क्या लिखा था उन्होंने, देखिए, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। और इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना रखा था। ये सब वो अपने नोटबुक में कर रहे थे। तो
मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं। तो ये जब आप देख रहे हैं कि एक लाइन उसने ऐसी लिख रखी जिनमें आपस में शब्दों में कोई कनेक्शन, जैसे स्पेशल का अमीना ऐसे या भाइयों भाइयों से, इन सब से कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो सोचता है कि ये शायद कोई पहेली है या रिडल है। पहेली का मतलब रिडल, उसका कोई अर्थ होगा। वो है ही ट्राइड टू फाइंड आउट द मीनिंग। तो उन्होंने कोशिश करी लेकिन उनको कोई उसका मीनिंग समझ में नहीं आया, वो असफल रहे और अनसक्सेसफुल रहे। और उनको अपने बड़े भाई से इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट था और इतना ज़्यादा डर था उनके प्रति कि पूछने का उन्हें हिम्मत नहीं हुई, करेज नहीं हुआ। साहस का मतलब करेज। तो वो 9वीं जमात में, इसका कारण ही क्या था, बड़े भाई बड़े हैं और वो 9वीं जमात में, 9th क्लास में, 9वीं जमात मतलब 9th ग्रेड में है और छोटा भाई 5वीं में है। उनकी रचनाओं को समझना, यानी उन्होंने जो क्रिएट किया या उन्होंने जो राइटिंग की है उसको समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। यानी वो कहना, ये एक मुहावरा है, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी उसकी लिमिट से बाहर की बात है या उसकी जितनी सोच है या उसके उससे सीधे जाके पूछना उसके लिए सही नहीं है, उसके सम्मान के खिलाफ है बड़े भाई की। तो इसलिए वो कहता है कि छोटा मुंह बड़ी बात थी। अब यहाँ पर छोटा भाई अपने बारे में बता रहा है कि छोटे भाई का कैसा रोल है यहाँ पर। मेरा पढ़ने में बिल्कुल जी न लगता था। तो जी मतलब मन लगना। उसको इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। पहाड़ मुहावरा, पहाड़ होना मुहावरा। तो इसका मतलब है बहुत डिफिकल्ट काम। तो 1 घंटा भी छोटा भाई बैठ करके पढ़ नहीं सकता था। अब देख रहे हैं बड़ा भाई और छोटे भाई में कितना अंतर है। बड़ा भाई हर वक्त किताब खोल के पढ़ता रहता है और छोटा भाई 1 घंटा भी पढ़ नहीं सकता है। उसके लिए 1 घंटा बैठना बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों भाई कहाँ रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। तो छोटा भाई जो है हॉस्टल से जैसे ही उसे मौका मिलता निकल के ग्राउंड में आ जाता और फिर कंकड़ियां उछालता, मतलब छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर, उनको उछालता रहता। कभी कागज की तितलियां उड़ाता, तितलियां बटरफ्लाईज, तो कागज की पेपर से वो बटरफ्लाईज बनाता, उन्हें उड़ा लेता। और तो और अगर कोई साथी, ये तो तब वो करता जब वो अकेला होता, जब उसे कोई साथी मिल जाता फिर तो पूछना ही क्या, तो फिर कोई लिमिट ही नहीं रहती। अब फिर एंजॉयमेंट की कोई लिमिट नहीं है। कभी कैसे एंजॉयमेंट कर रहा है बच्चा, 4 दीवारी पे चढ़कर, देखो वो 5th ग्रेड का बच्चा है और वो अभी बहुत बड़ा नहीं हो गया है, तो इसलिए उसको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो 4 दीवारी मतलब बाउंड्री वॉल में चढ़ के ऊपर से नीचे कूद रहा है। बार बार बाउंड्री वॉल में चढ़ते हैं, अपना जब दोस्त मिल गया तो नीचे कूद रहा है। फिर फाटक पर, फाटक का मतलब है गेट, गेट पर चढ़ जाता है, फिर उसे आगे पीछे धक्का दे करके मोटर कार का, यानी एक कार में घूम बैठने का जैसा मजा ले रहे हैं। और फिर कमरे में आते ही भाई साहब का रुद्र रूप, रुद्र रूप का मतलब है यहाँ पे, रुद्र वैसे शिव के को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर गुस्से के रूप से। जब वो इतना सब मजा करके आता, पूरा टाइम वेस्ट करके आ जाता, तो भाई साहब गुस्से में बैठे दिखाई देते और उनके गुस्से वाले रूप को देखते ही लेखक के प्राण सूख जाते। प्राण सूख जाना एक मुहावरा है, इसका मतलब बहुत अधिक डर जाना है। एक्सट्रीमली फियर होना, एक्सट्रीम फियर होना, बहुत ज्यादा डर जाना। उनका सवाल होता कहाँ थे, तो जैसे ही छोटा भाई आता तो बड़ा भाई पूछता था कहाँ थे। तो ये सवाल हमेशा यह सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता, सेम टोन में वो एक क्वेश्चन पूछा जाता, कहाँ थे। और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मौन मतलब वो बोलता नहीं था, साइलेंट हो जाता था, क्वाइट हो जाता था। उस वक्त कोई रिप्लाई नहीं देता था, क्योंकि वो बड़े भाई से डरता था और वो टाइम वेस्ट करके आया है, तो इसलिए वो जवाब देना पसंद नहीं करता था, चुपचाप रह जाता था। तो न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। तो लेखक कहता है कि उसको अपने बड़े भाई से इतना डर लगता था कि वो सीधे शब्दों में जाके ऐसा कह नहीं पाता था कि मैं बाहर खेल रहा था, एंजॉय कर रहा था। सिर्फ वो चुप रह जाता था और मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है। मतलब अपराध का मतलब यहाँ पे उसको अपना फॉल्ट या गिल्ट स्वीकार, एक्सेप्ट है। देखो अपराध का एक अर्थ क्राइम भी होता है, पर क्राइम से नहीं लेंगे, यहाँ पे गिल्ट या फॉल्ट से लेंगे। तो वो कहता है कि जो मैंने गलती की है, जो मिस्टेक की है,
वो मुझे एक्सेप्ट है, ये मेरे क्वाइटनेस या मेरा साइलेंस जो है बता देता था। मेरा जो जवाब नहीं देना है उसका मतलब था कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने गलती की है। भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोज से मिले शब्दों से मेरा सत्कार करें। अब भाई गुस्सा है, लेकिन छोटा भाई कोई जवाब नहीं दे रहा, तो बड़े भाई के पास कुछ ऑप्शन नहीं रह गया है, तो थोड़ा गुस्से से, थोड़ा प्यार से उसको डांटता है। सत्कार कर रहा है मतलब उसको वेलकम करना, लेकिन यहाँ पे वेलकम से नहीं है। देखो हमारे जो लेखक हैं उनकी जो वो है लेखन की शैली है, वो थोड़ा व्यंग्यात्मक है। वो सीधे शब्दों में नहीं कह रहे कि मुझे डांटते थे, बल्कि वो कह रहे हैं कि मेरा स्वागत करते थे। यहाँ पर स्वागत का मतलब सच में स्वागत नहीं है, बल्कि डांट फटकार करना है। तो वो कहने कि थोड़ा सा गुस्से में और थोड़ा प्यार से मुझे डांटते थे, समझाते थे। तो बड़े भाई साहब जो हैं क्या डांटते थे उसे, क्या कहते थे, इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जीवन भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। क्या कहते थे कि मतलब उस वक्त अंग्रेजी पढ़ना एक कठिन बड़ी बात होती थी। आजकल तो सब जगह अंग्रेजी हमें पढ़ाई दे जाती है, लेकिन उस वक्त अंग्रेजी सीखना एक बड़ी बात होती थी। तो वो कहते हैं कि अगर इस तरह से, जिस तरह से टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करोगे तो एक हर्फ ना आएगा। हर्फ का मतलब है एक अल्फाबेट या एक जो शब्द अक्षर होता है, वो आपको नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि इस तरह से पढ़ने पर आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, यूजलेस है। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। हंसी खेल अगेन एक मुहावरा है। तो ये कहता है कि मतलब हंसी खेल ना होना यानी आसान काम नहीं होना, नॉट एन इजी टास्क। ये कोई आसान चीज नहीं है, मजाक नहीं है ये, कि जो चाहे पढ़ ले, जो भी चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नथु खेरा, अगेन एक मुहावरा है। यानी एनीवन कैन स्टडी इंग्लिश, और इंग्लिश के विद्वान हो जाते। वो कहते हैं कि अगर ऐसे कोई खेलते कूदते पढ़ लेता तो कोई भी विद्वान हो जाता अंग्रेजी का। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं। लेखक कहते हैं कि यहाँ पे जो है रात दिन आंखें फोड़ना मतलब मेहनत, आंखों से मेहनत का कार्य करना, जैसे पढ़ाई लिखाई या कुछ स्टिचिंग वगैरह के काम होते हैं, तो इनमें आंखों से मेहनत होती है। तो इनको मेहनत का काम है पढ़ाई लिखाई से। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई के बारे में बात हो रही, तो दिन रात आंखें यानी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है। खून जलाने का मतलब है हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, तब कहीं जाके यह विद्या आती है। विद्या कौन सी है? ये अंग्रेजी, इंग्लिश। तो हमें ये विद्या तब आएगी जब हम बहुत मेहनत करेंगे। और आती क्या है, लेखक के बड़े भाई कहते हैं कि वो सिर्फ ऐसा लगता है कि हाँ कहने को आ जाती है, ओनली फॉर सो कॉल्ड हमें इंग्लिश आ जाती है, नहीं एक्चुअली में हमें नहीं आई होती है, क्योंकि इंग्लिश इतनी कठिन मानते हैं वो। कहते हैं बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते। उस वक्त जो है इंग्लिश एक तरह का, क्योंकि हमारे देश में जब हम देखते हैं कि ये लेखन कहानी की जो रचना कब हुई है, जिस वक्त हमारे देश में अंग्रेजी शासन था, ब्रिटिश राज था हमारे देश में, उस वक्त जो है वो इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन भारतीयों को तब ज्यादा इंग्लिश नहीं आती थी। इंग्लिश एक तरह से एक टैबू जैसा था कि एक बड़ी बात है कि पढ़ ली इंग्लिश। तो इसीलिए वो कहते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी जो है शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, और बोलना तो दूर की बात है। यानी बोलना तो फिर भी कठिन, और भी बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल है, लेकिन वो लिखने के में भी सही नहीं लिख पाते थे। तो वो कहते हैं कि मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो। घोंगा का मतलब होता है स्नेल। अब यहाँ पे घोंगा शब्द का अर्थ आया है बुद्धू से, ठीक है। यानी फूल व्यक्ति या जो अपने आप में लिमिटेड होता है, जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, बाहर की वर्ल्डली नॉलेज नहीं है जितनी, जो अपने आप में। घोंगा क्या होता है? एक स्नेल है जो अपने जो शेल है उसके अंदर ही रहता है और उसको ही अपनी दुनिया समझता है। इसीलिए जो बुद्धू व्यक्ति होता है उसको भी घोंगा कह देते हैं। तो कहते हैं मैं कहता हूँ तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। यानी बड़े भाई बार बार एक ही क्लास में टाइम लगा देते थे, एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे। तो इसलिए वो कहते हैं कि मुझे देखकर भी तुम कोई लेसन नहीं लेते, यानी कुछ सीखते नहीं हो। मैं कितनी मेहनत करता हूँ यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। तो बड़े भाई कहते हैं कि तुम मेरे को देख के मेरा भी एग्जाम्पल देख सकते हो। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नंबर नहीं ला पा रहा हूँ, फिर भी पास नहीं हो पा रहा हूँ। तो अगर तुम ये नहीं
रियलाइज कर पा रहे हो तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है। वो रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि भाई पढ़ के भी पास नहीं हो रहा है, तो फिर ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, मिस्टेक है, और तुम्हारी बुद्धि यानी ब्रेन का, माइंड का जो है कसूर है। तो इतने मेले तमाशे होते हैं बाहर जो है, मेले मतलब फेयर और तमाशे, कुछ नाटक वगैरह दिखाना या जादू वगैरह दिखाना, कितने मेले तमाशे होते हैं। मुझे तुमने कभी देखते जाते देखा? तो वह पूछ रहा है बड़ा भाई, तुमने कभी देखा मुझे, मैं कभी बाहर जाता हूँ या ऐसे एंजॉय करता हूँ टाइम वेस्ट करके? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता। वो अपने एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखो वो हमेशा डांटते हैं लेकिन अब अपना एग्जाम्पल भी पेश कर रहे हैं कि क्रिकेट के और हॉकी के मैच होते हैं तो मैं पास भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में, यानी दर्जा मतलब ग्रेड में, एक एक क्लास में 2-2 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे? तो बड़ा भाई अपना एग्जाम्पल पेश कर रहा है कि मैं इतनी कोशिश करता हूँ उसके बाद भी मैं पास नहीं हो पाता हूँ, और तुम हर वक्त खेलते रहते हो तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तो वो कहते हैं कि अगर मुझे तो 2-3 इतनी मेहनत करके भी 2 ही 3 साल लगते हैं, यानी एक क्लास में 2 साल या कभी 3 साल लग जाते हैं, मगर तुम उम्र भर, क्योंकि तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तो तुम पूरे लाइफ लॉन्ग इसी दर्जे में, कौन से दर्जे में पढ़ता है छोटा भाई? 5th में। तो कहते हैं कि तुम 5th में ही पढ़े सड़ते रहोगे, और अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी यानी टाइम वेस्ट करना, अपनी लाइफ वेस्ट करनी है, तो बेटर है कि घर चले जाओ, यू गो बैक होम, और फिर मजे से गुल्ली डंडा खेलो। गुल्ली डंडा एक खेल है जिसमें एक छोटी सी गिल्ली होती है, एक छोटा सी लकड़ी होती है और एक बड़ी लकड़ी होती है। बड़ी वाली से छोटी वाली को मारते हैं और हवा में उड़ा देते हैं, तो गुल्ली डंडा खेलो कहते हैं। दादा की गाड़ी कमाई एक फिर से मुहावरा है, यानी मेहनत के, हार्ड वर्क, मनी अर्न बाय हार्ड वर्क। तो दादा की गाड़ी कमाई यानी मेहनत की कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? वाई डू यू वेस्ट मनी, हार्ड अर्न मनी ऑफ अवर, यहाँ पे दादा जो है पिता के लिए यूज हुआ है, तो फादर की जो है उनकी हार्ड अर्न मनी को क्यों वेस्ट कर रहे हो, जाओ अब घर चले जाओ, आराम से एंजॉय करो। इस तरह से फाइनली वो उनको एक सजेशन दे देते हैं ताकि छोटा भाई थोड़ा कुछ सीखे। तो छोटे भाई जो है अपने बड़े भाई से डांट खा के, लताड़ खाना मतलब स्कोल्डिंग्स, डांट, तो उससे वो आंसू बहाने लगता, बिल्कुल एकदम दुखी हो जाता। देखिए कैसे दुखी बैठा है, जवाब ही क्या था, अब उसके पास कोई रिप्लाई नहीं किया है। उसका उसकी गिल्टी तो थी, अपराध तो किया था मैंने, लेकिन लताड़ कौन सा है, डांट कोई खाना, हम गलती भी करते हैं तो हम डांट खाना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे ही छोटा भाई भी, गलती तो उसने एंजॉय तो कर लिया था खेल करके, वो उसकी गलती वो मानता है, लेकिन वो डांट नहीं सहन करना चाहता। और इधर भाई साहब उपदेश, उपदेश मतलब प्रीचिंग, प्रीचिंग के आर्ट में वो निपुण है, यानी परफेक्ट है, ही इज परफेक्ट इन प्रीचिंग। तो उनको बहुत अच्छे से डांटना आता है, कैसी कठिन, ऐसी ऐसी लगती बातें, लगती मतलब हार्श वर्ड्स कहते, यूज करते, ऐसे ऐसे सूक्ति बाण मतलब सेइंग्स, डायलॉग्स, ऐसे ऐसे चुभने वाले डायलॉग्स जो हार्ट को ब्रेक कर दे, मतलब उसको बहुत दुखी कर देते थे, दिल तक लग जाते थे। ऐसे ऐसे डायलॉग्स बोलते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, मतलब वो बहुत ज्यादा, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना, ये बहुत दुखी हो जाना, ये भी एक मुहावरा है, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाना मुहावरा है। तो बहुत दुखी हो जाना, एक्सट्रीमली एक्सेसिवली वो दुखी हो जाता, और हिम्मत टूट जाती, हिम्मत टूट जाना भी मुहावरा है, यानी जो उसके जो काम करने की जो साहस था वो खत्म हो जाता, और इस तरह जान तोड़ मेहनत करने की शक्ति में अपने न पाता। तो वो कहता जान तोड़ मेहनत करना, ये भी एक तरह से मुहावरा है, यानी एक्सेसिव हार्ड वर्क करना, जान तोड़ ये मुहावरा है। तो एक्सेसिव हार्ड वर्क करने की शक्ति वो अपने में न पाता था। लेखक जो छोटा बच्चा है, 5 में पढ़ने, 5th में पढ़ने वाला बच्चा है, और देखता भाई सुबह से शाम तक पढ़ता रहता है, और ऊपर से जब वो खेल के आता है तो उसे डांट पड़ती है, तो ऐसे में वो देखता है कि इतना ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो इसलिए निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता। तो इतनी डांट खा के वो सोचता कि मैं घर चले जाऊं, और क्यों ना जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। अपना मूर्ख रहना मुझे मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाते थे। तो वो कहता है कि मैं बेवकूफ बना रहूं ये अच्छा है,
लेकिन मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। इतना सोचते ही इतनी मेहनत, जो सुबह से शाम तक भाई साहब हर वक्त किताब पढ़ते रहते हैं, ये सोच करके ही उसे चक्कर आ जाती। तो 1-2 घंटे के बाद उसके निराशा के बादल फट जाते और वो इरादा करता, मतलब एक एक डिटर्मिनेशन उसके अंदर आ जाती कि हाँ, अब से मैं जी लगा के, खूब जी लगा के मैं पढ़ूंगा और खूब मेहनत करने की प्लानिंग करता और चटपट एक टाइम टेबल बना लेता। फिर क्या करता है, एक सबसे पहले टाइम टेबल बना लेता और बिना पहले से नक्शा बनाए, यानी एक हमें एक आइडिया होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। तो एक पहले से नक्शा बना लेता कि एक मैं क्या प्लान करूंगा, कैसे पढ़ूंगा, ऐसे करके। तो एक टाइम टेबल बनाता, क्योंकि उसका मानना है कि कोई स्कीम के बिना काम कैसे होगा, हर काम करने के लिए कुछ स्कीम होनी चाहिए। तो स्कीम के लिए टाइम टेबल बनाता, और टाइम टेबल जब बनाता तो इस तरह का टाइम टेबल बनाता कि खेलने का जो मद का मतलब है नशा होना, उसको खेलने का नशा था, चाहे डांट पड़े कुछ पड़े, वो खेलने चला जाता था और हमेशा यही रिपीट होता रहता था। तो अब जब वो टाइम टेबल बनाता, उस वक्त उसे खेल कूद का नशा बिल्कुल गायब हो जाता, वो बिल्कुल पढ़ाई के बारे में सोच रहा है टोटल। तो इसलिए वो जो टाइम टेबल बनाता है, अब हम उसका टाइम टेबल पढ़ेंगे। प्रातः काल मतलब अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उठना, 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करने पढ़ने बैठ जाना। सुबह 6 o'clock उठेगा, अपना मुंह वगैरह फ्रेश करके फिर नाश्ता करेगा और फिर पढ़ने बैठ जाएगा। 6 से 8 तक अंग्रेजी पढ़ेगा, 8 से 9 तक हिसाब, हिसाब का मतलब है मैथ्स पढ़ेगा, गणित पढ़ेगा, और 9 से 9:30 तक इतिहास, हिस्ट्री पढ़ेगा। और फिर भोजन, उसके बाद कुछ खाना वगैरह खाएगा, भोजन करेगा और फिर स्कूल चले जाएगा। फिर स्कूल से 3:30 बजे घर वापस आएगा, मतलब अपने रूम में आएगा हॉस्टल में, और आधा घंटा आराम करेगा। सिर्फ रेस्ट का टाइम कितना है, आधा घंटा। और फिर 4 बजे से फिर से 4 से 5 तक भूगोल पढ़ेगा, 5 से 6 बजे तक ग्रामर पढ़ेगा, और फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलेगा। देखिए, खेलेगा नहीं, ध्यान रखिए, खेलना नहीं है, सिर्फ टहलेगा, यानी थोड़ा वॉकिंग वगैरह करेगा। 6:30 से 7 बजे तक अंग्रेजी कंपोजिशन करेगा। फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद यानी ट्रांसलेशन करेगा, और 9 से 10 बजे तक हिंदी, और हिंदी 10 से 11 बजे यानी 11 o'clock 10 to 11 विविध डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसमें भी काम छूटा रहेगा, विविध विषय मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ेगा। और फिर विश्राम, यानी आफ्टर दैट ही विल टेक रेस्ट, तो आराम करेगा। तो अब हम देखते हैं कि टाइम टेबल तो बन गया है बच्चे का। अब देखते हैं क्या, टाइम टेबल बना लेना एक बात है। छोटा भाई कहता है टाइम टेबल तो बन गया, एक बात है, उस पर अमल करना, यानी उसको फॉलो करना, उसको उस पर अमल करना, यानी उसको काम पे लाना या उसको फॉलो करना, दूसरी बात। तो हम एक हम स्कीम बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, उसको हम एग्जीक्यूट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये डिफरेंट है। तो पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। अवहेलना मतलब उसको नेग्लेक्ट करना। टाइम टेबल देखो 6 से लेकर रात के 11 बजे तक, सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक का टाइम टेबल है, लेकिन बच्चा तो पढ़ने वाला नहीं है, तो वो क्या करता, उसकी अवहेलना, उसको नेग्लेक्ट कर देता कि थोड़ी देर में पढ़ूंगा, थोड़ी देर में पढ़ूंगा, ये सोच के नेग्लेक्ट कर देता। मैदान की वह सुखद हरियाली, देखो ग्राउंड में हरियाली है बहुत, उसे बहुत ही ग्रीनरी, वो उसे बहुत पसंद है। हवा के हल्के हल्के झोंके, ठीक है, उसमें ब्रीज जो है, वो फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांव घात जो उसके ट्रिक्स हैं, वॉलीबॉल की वह तेजी फुर्ती, मुझे अज्ञात, अज्ञात मतलब अननोन रूप से और अनिवार्य रूप से कंपल्सरीली उसको क्या करती, खींच के ले जाती। वो चाहता या नहीं चाहता, अननोइंगली वो क्या होता कि वहां से खेल के मैदान की तरफ चल पड़ता। और जैसे ही वहां जाता, वहां जाते ही पढ़ाई अड़ाई सब भूल जाता, सब कुछ भूल जाता, कुछ याद नहीं रहता। वह जानलेवा टाइम टेबल, अब देखो टाइम टेबल कैसा बना रखा है, सुबह 6 से लेकर रात के 11 बजे तक, तो जानलेवा ही है, मतलब वो जान ले लेने वाला टाइम टेबल। एक बच्चा जो कि 1 घंटा भी पढ़ना नहीं चाहता है, वो ऐसा टाइम टेबल बना लेगा तो क्या वो पढ़ पाएगा। तो इसलिए वो कहता है ऐसा जानलेवा टाइम टेबल, आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद नहीं रहती। और फिर से वही रिपीट होता, भाई को फिर से मौका मिल जाता, फिर से नसीहत देने लगते। नसीहत मतलब उसको सीख देना, उसको कुछ सबक देना, लेसन देना, और फजीहत मतलब इंसल्ट करना। तो भाई साहब को सीख देने का और इंसल्ट करने का मौका मिल जाता, फिर से वही रिपीट होता, हमेशा इस तरह से होता रहता था। मैं
फिर फाइनली क्या स्थिति आ जाती है, मैं उनके साए से भी भागता है। साए से भी भागता है यानी वो उनसे भाई से, बड़े भाई से बहुत डरता है, क्योंकि जब भी भाई के सामना पड़ता है तो भाई डाँटता है, तो वो उनसे छिपता है। उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता है। वो ट्राई करता है कि उनके भाई साहब के सामने नहीं पड़े। उनसे छिप करके भाग जाता है, उनको उनसे दूर रहना चाहता है। तो कमरे में इस तरह दबे पाँव आता, दबे पाँव आना यानी छिप करके आना, कि उन्हें खबर ना हो, बड़े भाई को कोई खबर नहीं हो, इस तरह से छिप के आता, छिप के भाग जाता। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले, यानी जैसे ही बड़े भाई ने मेरी तरफ देखा, मेरे प्राण निकले। प्राण निकले का मतलब यहाँ पे बहुत अधिक डर जाना है। ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है अधिक डर जाना। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। तो जैसे एक सामान्य आदमी की स्थिति होती है, उसे पता होता है कि कभी भी मेरे ऊपर कष्ट आ सकता है, कभी भी मेरे ऊपर मौत मतलब डेथ आ सकती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती, विपत्ति यानी कोई कष्ट आ सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी मुश्किल हो सकती है हमारे साथ, लेकिन फिर भी वो अपने परिवार, धन, वैभव आदि के, हाँ, रिचेज के पीछे लगा रहता, भागता रहता है, पैसे के और परिवार के माया मोह के बंधन में जकड़ा रहता है। वो कभी निकल नहीं पाता। ठीक उसी तरह छोटे भाई की भी स्थिति थी कि उसको बड़ा भाई कितना भी डांटता रहता था, लेकिन खेल कूद को वो तिरस्कार नहीं कर सकता, उसको छोड़ नहीं सकता किसी भी हालत में, चाहे कितनी फटकार मिले। फटकार मतलब डांट, या घुड़कियां मतलब डराना, उनको डांटना डपटना। तो तभी भी वो छोटा भाई खेलना नहीं छोड़ सकता, कुछ भी होता तो मौका मिलते ही खेलने निकल लेता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही सालाना इम्तिहान हुआ, फाइनल एग्जाम हुआ, ये तो बड़े भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया। हमारा छोटा भाई जो है वो पास हो गया और दर्जे में फर्स्ट, प्रथम आया, मतलब अपनी ग्रेड में फर्स्ट आ गया। मेरे और उनके बीच में 2 साल का अंतर रह गया। अब जो बड़े भाई और छोटे भाई के बीच में 3 साल का अंतर था उनकी क्लासेज में, अब जो है सिर्फ 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया, यानी उसके मन में आया कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आड़े हाथों लूं मतलब उनको खरे खोटी सुनाना, उनको मौका पा करके खूब डांटना या समझाना, उनको मौका पाते ही उनको डांट लेना, उनकी खबर लेना। तो ऐसे ही इसको भी आया, क्योंकि बड़े भाई हमेशा डांटते रहते थे और वो चाहते थे कि छोटा भाई पढ़े, लेकिन हो गया उल्टा। बड़े भाई साहब पढ़ते रहते थे लेकिन फेल हो गए, और छोटा भाई तो पास ही नहीं हुआ, टॉप आ गया अपनी क्लास में। तो इसलिए उसको मौका मिल गया और वो चाहता था कि बड़े भाई को खूब सुनाऊं कि कहाँ गई आपकी वह घोर तपस्या, कि आपने जो इतनी मेहनत करी थी, तपस्या की थी, वो कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। अव्वल मतलब अपनी क्लास में टॉप आ गया है। लेकिन बड़े भाई इतने दुखी और उदास थे, ही वॉज वेरी सैड। तो इसलिए कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हो गई, एक सिंपैथी हो गई, हार्टी सिंपैथी हो गई, बहुत ज़्यादा उनको दिल में अपने भाई के लिए सांत्वना जैसी हो गई, और अपने उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। अब अपने भाई को सुनाना चाहता था ना, टॉन्टिंग करना चाहता था, लेकिन अब ये बात सोच के ही उसे अपने ऊपर शर्म आई। लज्जास्पद मतलब शर्मनाक, उसे लगा कि ये बड़ा गलत है, गिल्टी फील हुई उसे। तो हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ, अपने ऊपर थोड़ा प्राउड हो गया। छोटे भाई को आत्मसम्मान, अपने लिए रिस्पेक्ट भी बढ़ गई, सेल्फ रिस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस बढ़ गया। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। पहले वो भाई से बहुत डरता था, अब वो डर नहीं रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। नाउ ही स्टार्टेड इन्वॉल्विंग इन द स्पोर्ट्स। खेल कूद जो भी उसके जो गेम्स वगैरह होते थे, फ्रीली वो जाने लगा, इन्वॉल्व होने लग गया। दिल मजबूत था। अब क्या हो गया, बहुत स्ट्रांग फील करने लग गया अंदर से। अगर क्यों, बड़ा भाई तो फेल हो गया और ये खेलते कूदते पास हो गया, तो वो कहता है कि अगर बड़े भाई ने मेरी दोबारा से इंसल्ट की, फजीयत की, इंसल्ट की, या मुझे डांटा, तो मैं साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से या हेकड़ी मतलब घमंड दिखाना, अकड़ दिखाना अपनी, लेकिन वो कहता है कि वर्बली उसने कभी कहा नहीं,
लेकिन उसकी जो एक्टिविटी थी, जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक अब मुझ पे नहीं है। तो वर्बली उसने कभी कुछ बड़े भाई से कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी जो एक्टिविटी थी, उसके जो चाल ढाल थी, उसके जो काम करने का तरीका था, उससे रंग ढंग मतलब उनके जो एक्टिविटीज थी, उससे मतलब वो दिखाई देता था कि बड़े भाई साहब वो डरता नहीं है। जो उसे एक टेरर जैसा था, आतंक था बड़े भाई के प्रति से कि बड़ा भाई ये डांटेगा, वो अब नहीं रहा। और बड़े भाई ने इसे भांप लिया, मतलब उसने आइडिया ले लिया कि अब ये मेरे से पहले की तरह डरता नहीं है। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। जो बड़े भाई की जो दिमाग था, जो एक अ, समझ थी, वो बहुत ज्यादा थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो देखा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग वो निकल के भाग गया था और सारा टाइम उसने गुल्ली डंडे में वेस्ट कर लिया था, यानी वो खेलने में ही लगा रहा और ठीक भोजन से पहले वापस लौटा। तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली, मतलब वो एकदम तलवार खींच लेने का ये एक मुहावरा है। इसका मतलब है आक्रमण के लिए तैयार हो जाना, और फिर मुझ पर टूट पड़े, यानी अटैक कर दिया। तो यहाँ पे कोई वर्बली उन्होंने सच में तलवार नहीं ले ली है, यानी वो उन्होंने डांटने के लिए तैयार हो गए और उसको फिर डांटने लगे। ठीक है, तो ये मुहावरा है। तो मुहावरे के शाब्दिक अर्थ अलग होते हैं और उनके असली अर्थ अलग होते हैं। तो यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वो तैयार हो गए डांटने के लिए और फिर उसे डांटने लगे। और क्या कहा उन्हें, देखते हैं। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। यानी वो कहता है कि इस साल बाय चांस पास हो गए हो और दर्जे में ग्रेड में अपने फर्स्ट आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया, यानी तुम्हें बहुत ज्यादा सर चढ़ गया है, प्राउड हो गया। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? हस्ती मतलब तुम्हारी क्या पर्सनालिटी है, तुम्हारी क्या एग्जिस्टेंस, यानी तुम्हारी क्या वैल्यू है। क्योंकि घमंड तो किसी बड़े बड़े व्यक्ति का नहीं रहा। और भाई साहब वैसे देखे तो वो फेल हो जाते हैं, लेकिन उनको बुद्धि बहुत है। देखो कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल वो देते हैं। इतिहास में रावण का हाल तो पड़ा ही होगा। तो वो अब रावण की बात कह रहे हैं कि रावण जो है उसके बारे में तो पढ़ा ही होगा हिस्ट्री में, और उसके चरित्र यानी रावण के कैरेक्टर से क्या तुमने लेसन लिया, क्या सीखा, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। तो भाई साहब कहते हैं कि रट के कुछ भी एग्जाम पास कर लिया, सम हाउ मैनेज टू पास द एग्जाम इज नथिंग, नो यूज, जब तक कि हमारा दिमाग डेवलप नहीं हो। हम जो कुछ भी पढ़ें उसका अभिप्राय समझें। जो हम पढ़ रहे हैं जस्ट उसको लर्न करके एग्जाम दे दें और पास हो जाए, उससे कोई फायदा नहीं है। उसको हमें कुछ सीखना चाहिए, उसको मीनिंग समझना चाहिए। अभिप्राय मतलब उसका मीनिंग समझना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए अपनी लाइफ में। तो रावण भूमंडल का स्वामी था। भूमंडल मतलब पूरे अर्थ को भूमंडल कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि रावण जो है भूमंडल का स्वामी था, पूरी अर्थ का राजा था। ऐसे राजा को चक्रवर्ती, जो पूरे दुनिया के राजा होते हैं उनको चक्रवर्ती कहते हैं। चक्रवर्ती मतलब सभी दुनिया के जितने भी देश होते हैं उन सब के वो राजा होने, सारे अर्थ के राजा होने। तो आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार, तो जिस वक्त की ये कहानी है उस वक्त तो इंडिया में ब्रिटिश रूल था, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। हालांकि उनका भी राज्य बहुत बढ़ गया अंग्रेजों का, पर इनको चक्रवर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य यानी उनकी जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और वो बिल्कुल स्वाधीन है, फ्री है इनसे, ब्रिटिश लोगों से। और रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी राजा उसे, महीप का मतलब है राजा, किंग, दूसरे जितने भी राजा थे वो इसको कर देते थे। कर देते मतलब टैक्स देते थे, और बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। ये कहते हैं, बड़े भाई कहते हैं कि न केवल राजा था और ना कि केवल उनको टैक्स देते थे, बल्कि दूसरे जो राजा थे वो उसको टैक्स देने के साथ साथ उस जो दूसरे देवता वगैरह थे वो भी रावण की गुलामी करते थे। गुलाम होना मतलब स्लेव होना। और आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। और उसका क्या अंत हुआ? अभिमान ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया।
कोई उसे एक चुल्लू भर पानी मतलब बहुत लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी देने के लिए भी नहीं बचा। हमने अगर कहानी पढ़ी है राम और रावण के युद्ध की, तो जो रावण का खानदान था वो बहुत बड़ा खानदान था, उसके बिग फैमिली थी, लेकिन वो सारे युद्ध में मारे गए। और जब राजा रावण मरा तो उसके घर में उसको अंतिम संस्कार करने के लिए भी उसके घर की तरफ से कोई नहीं आया, कोई उसको लास्ट में पानी देने के लिए नहीं आया। तो इसीलिए वो कहते हैं कि उसको कोई चुल्लू भर पानी यानी थोड़ा सा पानी देने के लिए भी उसके परिवार में कोई नहीं था। आदमी जो कुकर्म चाहे करे, वो कहते हैं कितना भी बुरे काम करे, कुकर्म मतलब बुरे कर्म, लेकिन अभिमान नहीं करे। तो बड़े भाई अपने छोटे भाई को समझाते हैं कि तुम्हें जो घमंड हो गया अपने ऊपर, वो बहुत ही गलत बात है। कुछ भी बुरे काम करो लेकिन अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, प्राउड नहीं करना चाहिए, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया, यानी बेकार हो गया, उसकी कोई अब आगे प्रोग्रेस नहीं होनी। दीन दुनिया से गया मतलब अब उसकी दीन मतलब धर्म से है, धर्म से भी निकल जाएगा और गिर जाएगा, और दुनिया से भी उसका संबंध कट जाएगा, क्योंकि घमंडी को कोई सहन नहीं करता। अब वो कहते हैं कि शैतान का हाल तो पड़ा ही होगा। शैतान का जो है वो कुरान में आता है, तो शैतान, वो इससे पता चलता है कि बड़े भाई साहब बड़े पढ़ते लिखते हैं। तो शैतान का हाल तो पड़ा ही होगा, उसे अनुमान हो गया था कि ईश्वर का उससे बड़ा सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। तो जो शैतान था वो भगवान के बहुत क्लोज था, तो भगवान उसको अपने ऊपर घमंड हो गया, तो फिर भगवान ने उसे स्वर्ग से नीचे नरक में ढकेल दिया था। ऐसे ही शाही रूम करके एक राजा था, उसको भी अहंकार हो गया, बाद में राजा से भिखारी बन गया, तो भीख मांग मांग के मर गया। तो तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया, अब अपने बड़े भाई जो है छोटे भाई को डांट रहे हैं कि तुम इतने बड़े बड़े लोगों के एग्जाम्पल दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि तुमने तो एक क्लास पास कर ली, अभी से तुम्हें तुम्हारा सिर फिर गया। सिर फिर जाना मतलब घमंड हो जाना, तुम तो अब आगे बढ़ चुके। अब मतलब इसका मतलब है कि आप कोई चांसेस नहीं कि तुम आगे बढ़े हो, पढ़ पाओगे, क्योंकि पहले ही इतना घमंड हो गया, अब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके तो खेल ही रहा है, तो आगे तुम्हारी प्रोग्रेस रुक गई। यह समझ लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई। भाई ने तो उसकी इतनी फजीहत कर दी, बोला कि तुम मेहनत से पास ही नहीं हुए हो, तुम जो पास हुए हो इसके लायक नहीं थे। अंधे के हाथ बटेर लग गई, यानी अंधे के हाथ बटेर लग जाना मतलब कोई जो एलिजिबल नहीं है उसको बटेर मिल जाना, यानी एक जो अयोग्य व्यक्ति है उसको कोई बहुमूल्य चीज, कोई वैल्यूएबल थिंग्स मिल जाना। तो बटेर एक चिड़िया का होती है जो कि बहुत तेज भागती है, तो अच्छे आंख वाले आदमी भी उसे पकड़ नहीं पाते, तो अंधे के लिए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर उसे मिल गई इसका मतलब बाय लक। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, अंधे के हाथ बटेर लग गई, यानी बाय लक यू हैव गॉट इट। जो सक्सेस आपने पाई है वो तुम्हें बाय लक मिल गई है, तुम योग्य नहीं हो उसके। मगर बटेर एक बार बाय चांस हो सकता, बार बार नहीं। तो इसी तरह कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान लग जाता, बाय चांस अपना निशाना लग जाता है, लेकिन उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता, सक्सेसफुल प्लेयर नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान कभी खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, यानी बहुत मुश्किल आ जाएगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि अभी तो बड़े खुश हो रहे हो, लेकिन जब मेरी ग्रेड में आओगे तो इतना आसानी से पास नहीं हो पाओगे, क्योंकि अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों बहुत कठिन है, और लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिस्तान यानी ब्रिटेन का इतिहास, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। बादशाहों का नाम याद रखना आसान नहीं। बड़े भाई समझाते हैं कि बादशाहों का जो ब्रिटिश बादशाह थे, उनके जो किंग्स थे, उनके नाम याद रखना आसान नहीं है, नॉट एन इजी टास्क। क्यों? 8 हेनरी हो चुके हैं, उनके यहाँ जो है वो वही नाम दोहराते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि एक ही नाम को दो बार लिखते, कई बार यूज करते रहते हैं। 8 हेनरी हो चुके हैं। कौन सा कांड किस हेनरी, यानी कौन सा इंसिडेंट जो है किस हेनरी के समय में हुआ, ये याद रख लेना आसान नहीं है, क्योंकि हर के नाम के पीछे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे लिखा हुआ है। तो हेनरी 7वें की जगह, यानी हेनरी 7th की जगह हेनरी 8वां यानी हेनरी 8th लिख दिया, तो सारे नंबर गायब, सफाचट, यानी आप कोई नंबर नहीं मिलेगा, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी, यानी आप 0 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने तो आंसर गलत कर दिया, 7th की जगह 8th लिख दिया, जबकि वो 7th वाले के उसमें हुआ है काम।
तो अब जो है इसलिए वो कहते हैं कि वहाँ की हिस्ट्री याद रखना बहुत कठिन है। हो किस ख्याल में, यानी अब तुम कुछ आइडिया है या नहीं है, इस तरह से उसे समझा रहे हैं। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, ये वहाँ के राजा हैं, उनके राजाओं के नाम ही इस तरह के होते हैं। अभी भी वे लोग इन्हीं नियम को फॉलो करते हैं। हेनरी, चार्ल्स, विलियम, हैरी, यही नाम यूज करते रहते हैं। तो अभी कहते हैं कि दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है, यानी अंधापन हो जाता है। आंधी रोग मतलब अंधेपन से मतलब है, ब्लाइंडनेस। तो इन अभागों को, अभागे ये का मतलब है फेटलेस। तो यहाँ पे वो किन को कह रहे हैं, राजाओं को नाम अभागा बोल रहे हैं, क्योंकि वो गुस्से में है। बड़े भाई गुस्से में कह रहे हैं, क्योंकि वो सेम ही नाम रख लेते हैं और बड़े भाई उन नामों को याद नहीं रख पाते। तो वो गुस्से में उन राजाओं को अभागा कह रहे हैं कि इन अभागों को नाम न जुड़ते थे, यानी इनको नए नए नाम भी नहीं मिलते थे। एक ही नाम के पीछे दो यम, यानी 2, 3, सोयम माने 3, हेनरी थर्ड, हेनरी सेकंड, इस तरह से सेकंड सो, दोयम सोयम चहारुम पंचुम लगाते चले गए। यानी वो अब नए नाम खोजते ही नहीं है, वही सेम नाम रिपीट कर लेते हैं और उनके पीछे हेनरी सेकंड, हेनरी थर्ड, हेनरी फोर्थ ऐसे लगा लेते हैं, पंचम में फिफ्थ। इस तरह से मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। तो एक जो बड़े भाई हैं कहते हैं वो गुस्से में है, तो उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, उनके जो गुस्सा है, वो डांट तो छोटे भाई को रहे हैं, समझा तो छोटे भाई को रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है, जो हिस्ट्री है, जो अननेसेसरी हिस्ट्री जिसका कोई सेंस नहीं है, उसको जहाँ पे याद करने की बात है, जो कि बड़े भाई को बहुत ही कठिन लगता है, वह फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ठीक है बच्चों, इससे आगे का पाठ हम भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।